शिया छिंगहान को लग रहा था जैसे वह पागल हो रही है। एक पल तो उसका मिजाज बहुत अच्छा था, लेकिन अगले ही पल निशा शर्मा की वजह से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शिया छिंगहान ने गहरी और लंबी सांसें लेने की कोशिश की ताकि निशा शर्मा की वजह से उसका अच्छा मिजाज खराब न हो। अगर उसे मुख्य अभिनेत्री के बारे में बाई मेइशुए की कही बात याद न होती तो वह खुद को काबू में नहीं रख पाती। उसका दिल नफरत से भरा था। इस दुनिया में निशा शर्मा जैसा इंसान क्यों था? निशा शर्मा के बिना वह अब तक कितनी सफल होती। सारी शोहरत और दौलत उसी की होती। उसकी इसी नाराजगी के बीच उसका दूरभाष बज उठा। उस पर नाम देखकर शिया छिंगहान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। उसने जल्दी से अपने भावों को सामान्य किया और दृश्य वार्तालाप को जोड़ दिया। माँ, हानहान। पर्दे पर एक सुंदर और गरिमामयी मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दिया। माँ ने तुम्हारी प्रतियोगिता देखी। ये बहुत शानदार थी। मैंने कैसा प्रदर्शन किया? तुम बहुत बेहतरीन थे। आगे बढ़ने के लिए बधाई। चांग छियानजी का चेहरा गर्व से भरा था और उसके भाव कोमल थे। क्या तुम अभी भी इतनी व्यस्त हो? मैं ठीक हूँ, शिया छिंगहान ने मुंह फुलाते हुए कहा। मैं जल्दी ही एक बड़ी सितारा बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी। बच्ची, चांग छियानजी ने प्यार से डांटते हुए कहा। भले ही तुम कड़ी मेहनत करो, लेकिन तुम खुद को इतना थका नहीं सकती। चिंता मत करो, मैं खुद को नहीं थकाऊंगी, शिया छिंगहान ने कहा। माँ, पिताजी और भैया अब कैसे हैं? वे ठीक हैं, वे बस तुम्हें याद करते हैं। मैं राजधानी के विश्वविद्यालय में पढ़ने जाऊंगी और फिर मैं आप लोगों के साथ रह सकूंगी। लेकिन अभी महाविद्यालय जाने में 1 साल बाकी है। अरे, मैं छुट्टियों में भी वापस आऊंगी। अपनी बेटी की बातें सुनकर चांग छियानजी थोड़ी उदास हो गई। लेकिन क्या तुम अब एक सितारा नहीं बनने वाली हो? तुम्हारे पास वापस आने का समय कब होगा? 2 साल पहले जब शिया छिंगहान हाई स्कूल के पहले साल में थी तो परिवार अपना विस्तार करने के लिए वापस राजधानी जाने के लिए तैयार था। आखिरकार उनका परिवार राजधानी में था और सबसे बड़ा बेटा शिया छिंगहेंग भी वहीं विश्वविद्यालय में था, इसलिए परिवार फिर से एक साथ हो सकता था। लेकिन राजधानी पहुंचने के बाद शिया छिंगहान की तबीयत ठीक नहीं लगी थी। जी सिटी वापस लौटने के बाद ही उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ था। एक गुरु ने कहा था कि जब तक शिया छिंगहान 18 साल की नहीं हो जाती, वह शाही राजधानी में लंबे समय तक नहीं रह सकती। कुछ समय तक उलझन भरी भावनाओं के बाद और साथ ही शिया छिंगहान के इस आश्वासन पर कि वह अपना अच्छे से ख्याल रखेगी, शिया परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे जी सिटी में रहने देने का फैसला किया। इसके अलावा उसकी देखभाल करने के लिए वहां बाई मेइशुए भी थी। चांग छियानजी और बाई मेइशुए के बीच अच्छी दोस्ती थी। बाई मेइशुए, जो अपने 30वें दशक में थी, अविवाहित थी और उसका कोई बच्चा नहीं था, लेकिन वह शिया छिंगहान से अपने ही बच्चे की तरह प्यार करती थी। जब उसे पता चला कि शिया छिंगहान शाही राजधानी नहीं जा सकती है, तो बाई मेइशुए आगे आए और उसकी देखभाल करने में मदद करने की पेशकश की। उसके आश्वासन के साथ चांग छियानजी अपनी बेटी को पीछे छोड़ने में सक्षम हो सकी। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी भी मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करेगी। चूंकि उसकी बेटी को यह पसंद था, चांग छियानजी के पास उसे जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा बाई मेइशुए वहां उसकी देखभाल कर सकती थी, इसलिए डरने की कोई बात नहीं थी। जब से वह शाही राजधानी आई थी, चांग छियानजी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए वह शिया छिंगहान को देखने के लिए शायद ही कभी जी सिटी लौटती थी। जहां तक परिवार के 2 आदमियों की बात है, उनके पास करने के लिए अपने काम थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जी सिटी और भी कम लौटते थे। इसलिए परिवार केवल नए साल और छुट्टियों के दौरान ही एक साथ मिल सकता था। जिस बात ने चांग छियानजी को आश्वस्त किया वह ये था कि भले ही शिया छिंगहान जी सिटी में अकेली रह रही थी, फिर भी वह काफ़ी अच्छा कर रही थी। ओह हाँ, इस गर्मियों में मेरे पास सच में काम है, शिया छिंगहान ने कहा। शुए चाची ने मुझे एक नाटक में भूमिका दिलाने में मदद की है। मैं मुख्य अभिनेत्री बनूंगी। चांग छियानजी थोड़ी निराश थी, लेकिन जब उसने सुना कि उसकी बेटी इतनी जल्दी मुख्य अभिनेत्री बन जाएगी, तो वह तुरंत उसकी खुशी में शामिल हो गई। सच में, ये बहुत बढ़िया है। खुशी के बाद चांग छियानजी की निराशा बहुत अधिक थी। अगर तुम्हें फिल्मांकन करना है, तो क्या तुम शाही राजधानी वापस नहीं आ पाओगी? हाँ, शिया छिंगहान भी थोड़ी बेबस थी। मुझे वापस जाने के लिए समय निकालना होगा। तो फिर मैं तुमसे मिलने जी सिटी आऊंगी। नहीं, शिया छिंगहान अचानक बोल पड़ी, उसकी आवाज़ थोड़ी तेज थी। क्यों? चांग छियानजी को थोड़ी ठेस पहुंची। क्या तुम माँ को याद नहीं करती? नहीं, बेशक मैं करती हूँ। शिया छिंगहान ने उसे शांत करने के लिए जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। भला मैं आप लोगों को कैसे याद नहीं करूंगी, लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है और पिताजी और बड़े भैया व्यस्त हैं, इसलिए भाग दौड़ करना अच्छा नहीं है। चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। अगर आप बीमार पड़ गईं, तो मुझे चिंता होगी। चांग छियानजी केवल सिर हिला सकी। ठीक है, फिर अपना अच्छे से ख्याल रखना। मैं रखूंगी।
शिया छिंगहान ने सिर हिलाया। कुछ ही दिनों में हाओमिंग भैया मुझसे मिलने आएंगे। वह थोड़ी शर्मा गई। अपनी बेटी को शर्माते देख चांग छियानजी ने मजाक किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाओमिंग के आने की वजह से तुम नहीं चाहती कि माँ आकर तुम्हें परेशान करे? बिल्कुल नहीं, शिया छिंगहान ने तुरंत इनकार किया। मैं बस नहीं चाहती कि आप लोग इतने थक जाएं। हाओमिंग भैया की जल्दी ही छुट्टियां होने वाली हैं, इसलिए उनके पास ज़्यादा समय है। हम्फे छियानजी ने अपनी उंगली हिलाई। हाओमिंग को जल्दी ही कंपनी में अपना प्रशिक्षण शुरू करना होगा, तब उसके पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं होगा। हाँ, इसलिए कंपनी में जाने से पहले वह मेरे साथ ज़्यादा समय बिता सकता है, शिया छिंगहान ने गंभीरता से कहा। तुम्हारे पास बहुत सारे अजीबोगरीब तर्क हैं। कुछ देर बात करने के बाद चांग छियानजी ने विषय बदल दिया। ऐसा लगता है तुम्हारी किसी दूसरी लड़की के साथ ज़्यादा अच्छी नहीं बनती। शिया छिंगहान का दिल धड़कने लगा, लेकिन उसके भाव नहीं बदले। ऐसी कोई बात नहीं है, आपकी बेटी इतनी अच्छी है, भला उसकी किसी के साथ कैसे नहीं बनेगी? ये सब इन पत्रकारों और प्रशंसकों द्वारा अफवाहें फैलाने और कयास लगाने का नतीजा है। आपको पता है कि मनोरंजन उद्योग की खबरें ऐसी ही होती हैं। इस तरह की खबरें मत पढ़ा करो, अगर कुछ भी होगा तो मैं आपको खुद बता दूंगी। शुक्र है चांग छियानजी ज़्यादा मनोरंजन की खबरें नहीं देखती थी, इसलिए वह शिया छिंगहान की बातों में आसानी से आ गई। सही कहा, ये पत्रकार तो बस इस बात से डरते हैं कि दुनिया में शांति ना हो जाए। वह लड़की भी काफ़ी खूबसूरत है, इसलिए उसका स्वभाव भी अच्छा ही होगा। ये कहते हुए उसने आह भरी और कुछ और कहना चाहा, लेकिन शिया छिंगहान ने उसे फिर से रोक दिया। माँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ शुए चाची हैं, वह मेरी मदद करेंगी। चांग छियानजी केवल सिर हिला सकी। ठीक है, मैं चिंता नहीं करूँगी। वैसे भी अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझसे बात करना याद रखना। ठीक है। दृश्य वार्तालाप समाप्त करने से पहले उन दोनों ने कुछ देर और बातचीत की। पर्दा काला होने के बाद शिया छिंगहान के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। एक खास संभावना के बारे में सोचकर उसका चेहरा और भी बदसूरत हो गया। नहीं, वह उन्हें बिल्कुल भी मिलने नहीं दे सकती थी। उसे केवल यही उम्मीद थी कि चांग छियानजी मनोरंजन की खबरें पढ़ना बंद कर दे और निशा शर्मा पर बिल्कुल भी ध्यान न दे। निशा शर्मा, जिस पर शिया छिंगहान इतनी सावधानी से नज़र रख रही थी, इस बात से अनजान थी, क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान अपने पहले दृश्य पर लगा रखा था। पटकथा में मुख्य अभिनेता ने एक दूसरी दुनिया की यात्रा की और उसे पहली ही नज़र में जानवरों की रानी से प्यार हो गया। जियांग शेंगहे पहले ही अभिनेताओं को कई पूर्वाभ्यासों और तैयारियों के लिए इकट्ठा कर चुका था। असल में यह कोई समस्या नहीं थी, आखिरकार वे सभी इंसान थे और आसानी से बातचीत कर सकते थे। भले ही कुछ लोगों का अभिनय बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वे इंसानी भाषा समझते थे। लेकिन समस्या ये थी कि इस दृश्य में जानवर भी थे। निशा शर्मा सभी जानवरों की रानी थी। ये दृश्य बहुत बहुत महत्वपूर्ण था। जियांग शेंगहे ने इस दृश्य में बहुत पैसा और मेहनत लगाई थी। अगर ये दृश्य अच्छे से फिल्माया गया तो अगले दृश्य को संभालना आसान हो जाएगा। लेकिन इतने सारे जानवरों और उनके बीच एक खूंखार जानवर के होने पर पूर्णता की गारंटी कौन दे सकता था? इस दृश्य की तैयारी के लिए जियांग शेंगहे पिछले कुछ दिनों से मुश्किल से ही सोए थे। हालांकि दाहू भैया द्वारा जादुई निशा शर्मा के बारे में बताने के बाद वह सुखद आश्चर्य में पड़ गए थे। उन्होंने निशा शर्मा को बुलाया और उससे पूछा कि क्या जानवरों के साथ उसके जुड़ाव की बात सच है। हाँ, निशा शर्मा ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। जहाँ तक मैं बता सकती हूँ, मैं जिन भी जानवरों से मिली हूँ वे सभी मुझे पसंद करते हैं। जियांग शेंगहे खुश थे, लेकिन उन्हें थोड़ा संदेह भी था। सच में? बेशक। जियांग शेंगहे इतने खुश थे कि वे तुरंत उसे पिंजरे के पास खींच ले गए। पिंजरे में एक बड़ा बाघ था, जिसे जियांग शेंगहे ने बहुत सारा पैसा खर्च करके चिड़ियाघर से उधार लिया था। जब उन्होंने पहले ऐसा करने का फैसला किया था तो हर कोई हैरान था और उन्हें इस विचार को छोड़ने की सलाह दी थी। यह एक असली बाघ था। बाघ लंबे समय से चिड़ियाघर में था और कैद में ही पला बढ़ा था, इसलिए उसका जंगली स्वभाव कम हो गया था। लेकिन अगर वे सावधान नहीं रहते तो वह अभी भी इंसानों को खा सकता था। भले ही वह इंसानों को न खाए, लेकिन एक बार भड़क जाने पर उसके हमले को कौन संभाल सकता था? मनोरंजन उद्योग में किसी की भी इस तरह का जोखिम लेने की हिम्मत नहीं थी। जब वे बिल्लियों और कुत्तों के साथ फिल्मांकन कर रहे थे तो ठीक था। आखिरकार वे जानलेवा नहीं थे। लेकिन अब वह सच में फिल्मांकन के लिए एक बाघ का इस्तेमाल करना चाहते थे, जो बहुत ही पागलपन भरा था। हालांकि कोई भी जियांग शेंगहे के पागलपन को रोक नहीं सकता था। फिल्मांकन के मामले में वे हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रयास करते थे और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करते थे। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले उन्होंने निशा शर्मा और प्रशांत को पहले ही बता दिया था कि वे असली जानवरों के साथ फिल्मांकन करने वाले हैं। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे इतना बड़ा खेल खेलेंगे।
जब बाघ आया तो जियांग शेंगहे ने सबको बताया कि अगर वे सच में इसके साथ फिल्मांकन नहीं कर पाए तो वे बाघ की कुछ तस्वीरें ले सकते हैं और बाकी का काम दृश्य प्रभावों स्पेशल इफेक्ट्स के साथ कर लेंगे। लेकिन ये कहने के बावजूद जियांग शेंगहे हार मानने को तैयार नहीं थे। क्या दृश्य प्रभाव असली चीज जैसे हो सकते हैं? अब निशा शर्मा से ये सुनकर वे तुरंत उत्साहित हो गए। देखो, यह मुझे मिला अब तक का सबसे बेहतरीन बाघ है। पिंजरे के अंदर खुबानी पीले रंग का एक वयस्क बंगाल टाइगर था जिसका शरीर विशाल था, बाल कम और छोटे थे, पेट सफ़ेद था और सिर पर घनी धारियां थीं। वह 2 मीटर से अधिक लंबा और लगभग 200 किलोग्राम का था। हालांकि वह अपने पिंजरे में आलस से लेटा हुआ था, लेकिन फिर भी लोगों को डरा रहा था। बाघ के अलावा चिड़ियाघर के कई कर्मचारी और जानवरों की देखभाल करने वाले भी आए थे। ये दृश्य सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। अगर निशा शर्मा इसे नहीं कर पाई तो ये सच में एक बड़ी बर्बादी होगी। निशा शर्मा पिंजरे के सामने भावहीन खड़ी रही और काफी देर तक हिली भी नहीं। अन्य कर्मचारियों ने चिंतित चेहरों के साथ उसे देखा। हर कोई जानता था कि वही इस बड़े बाघ के साथ काम करने वाली है, लेकिन उस विशाल बाघ के सामने उसका छरहरा शरीर बहुत ही दुबला पतला और कमजोर लग रहा था। कहीं वह डर कर रोने तो नहीं लगेगी? निर्देशक जियांग सामान्य तरीके से फिल्मांकन क्यों नहीं कर सकते थे? क्या वे बस दृश्य प्रभावों का ठीक से उपयोग नहीं कर सकते थे? उन्हें इतना बड़ा जोखिम उठाने की क्या जरूरत थी? सभी की उलझन भरी नजरों के बीच पिंजरे में मौजूद बाघ पलटा और खड़ा हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह सच में बहुत बड़ा था। अगले ही पल वे सब एक साथ पीछे हट गए क्योंकि बाघ निशा शर्मा की तरफ झपटा। हालांकि हर कोई जानता था कि वह बाहर नहीं आ सकता, फिर भी ये बहुत डरावना था। यहाँ तक कि जियांग शेंगहे भी कुछ कदम पीछे हट गए। उनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जिस बात ने सबको हैरान कर दिया वह ये थी कि निशा शर्मा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। क्या वह डर के मारे सुन्न पड़ गई थी? अगले ही सेकंड सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं, ऐसा मत करो। भीड़ की हैरान नजरों के सामने निशा शर्मा ने सच में अपना हाथ पिंजरे में डाल दिया। इस नज़ारे ने सबका मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। इसमें एक बड़ा बाघ था। क्या वह खुद को बाघ के भोजन के रूप में पेश कर रही थी? पीछे हटो, आसपास के चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने चिल्लाकर कहा। जियांग शेंगहे भी दौड़कर आए और निशा शर्मा का हाथ बाहर खींचने की कोशिश करने लगे। उनका चेहरा पीला पड़ गया था। उन्हें लगा था कि वह खुद पागल हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा उनसे भी बड़ी पागल निकलेगी। क्या वह मुसीबत में पड़ना चाहती थी? जैसे ही वह पिंजरे की ओर लपके, वह अपने सामने हुए नज़ारे को देखकर दंग रह गए। पिंजरे में मौजूद उस विशाल खूंखार बाघ ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसका सिर बाहर की ओर निकला और सीधे निशा शर्मा के हाथ की ओर बढ़ा। उसका मुंह चौड़ा खुल गया, जिससे उसके नुकीले दांत दिखाई देने लगे। हर कोई अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सका। वे आगे होने वाली खूनी त्रासदी को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। लेकिन अगले ही सेकंड कोई खुद को यह चिल्लाने से नहीं रोक पाया, धत! हे भगवान! बाप रे! कोई चीख नहीं सुनाई दी, केवल अविश्वास भरी आवाजें। जिन कर्मचारियों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, उन्होंने संदेह के साथ उन्हें खोला, फिर अपने सामने का नज़ारा देखकर दंग रह गए। पिंजरे में विशाल खूंखार बाघ पहले से ही जमीन पर था, लेकिन उसका बड़ा सिर निशा शर्मा के हाथ के नीचे घूम रहा था। वह खूंखार और डरावना दिखने वाला बाघ उस समय एक छोटी बिल्ली की तरह प्यारा और मासूम लग रहा था। हर कोई निशब्द था। हे भगवान, कहीं उन्हें कोई भ्रम तो नहीं हो रहा था, है ना? निशा शर्मा धीरे से हंसी और उसने उसके सिर को सहलाया। इस नज़ारे ने सबको सन्न कर दिया। वे पक्का अंधे हो रहे होंगे, है ना? निशा शर्मा ने उसके बड़े सिर को छुआ, फिर अपना हाथ वापस लेने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, बाघ ने अपने पंजे फैलाए और उसका हाथ वापस पकड़ लिया और उसे अपने सिर पर रख लिया। गुर्र सहलाते रहो। हर किसी को यकीन हो गया था कि वे सच में अंधे हो गए हैं। ये बाघ था या कोई बिल्ली? वे जानते थे कि यह बड़ा बाघ कैद में पला बड़ा था और उसका जंगलीपन काफी हद तक खत्म हो गया था, लेकिन वह इतना हानिरहित तो नहीं हो सकता था, है ना? यहाँ तक कि जियांग शेंगहे ने भी रखवाले की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उनकी आंखों में केवल एक ही सवाल था, क्या ये सच में बाघ ही था, कोई नकली तो नहीं? रखवाला भी उलझन में था। ये पहले बहुत खूंखार था। हर कोई चुपचाप उस बड़े बाघ को देखने लगा जो अपनी आंखें सिकुड़े निशा शर्मा के हाथों में अपना सिर रगड़ रहा था। हाँ, बहुत खूंखार, बहुत ही ज्यादा खूंखार। रखवाला शर्मिंदा था। उसे कैसे पता चलता कि यह बड़ा बाघ इतना सीधा कैसे हो गया? जब उसी सुबह उसने मांस खाया था तब वह बहुत खूंखार और ताकतवर था। ऐसे में निशा शर्मा में ही पक्का कुछ खास बात होगी। इसे बाहर निकालो, निशा शर्मा ने उनसे कहा। पिंजरा इसके आराम से रहने के लिए बहुत छोटा है। बाघ ने उसे बताया था कि उसे अंदर असुविधा हो रही थी। चिड़ियाघर में उसका अपना क्षेत्र था। हालांकि यह जंगल जितना विशाल और आरामदायक नहीं था, लेकिन यह अच्छा था।
लेकिन ये पिंजरा बहुत छोटा था और इससे उसे बहुत परेशानी हो रही थी। अब हर कोई उसे बाहर निकालने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। अगर इसे बहुत जल्दी छोड़ दिया गया तो यह चीज़ें खराब कर सकता है ना? दहाड़। उन्हें हिचकिचाते देख बाघ जोर से दहाड़ा। उत्तेजित मत हो, निशा शर्मा ने उसका सिर थपथपाया। गुर्र उसकी आवाज़ अचानक काफ़ी धीमी हो गई और उसकी आवाज़ का स्तर बहुत कम हो गया। दर्शक हक्के बक्के रह गए। बस एक थपकी और बाघ ने सच में उसकी बात मान ली। वह किस तरह की इंसान थी? जियांग शेंगहे उत्साहित थे। बहुत बढ़िया। निशा शर्मा का जानवरों के साथ जुड़ाव सच में बहुत शानदार था, यह बहुत बढ़िया था। चर्चा के एक दौर के बाद, या यूं कहें कि सटीक रूप से, निशा शर्मा को बाघ पर नियंत्रण करते देखने के बाद बड़े बाघ को छोड़ दिया गया। निश्चित रूप से बाघ को छोड़े जाने से पहले चारों ओर बचाव के इंतजाम किए गए थे। हालांकि निशा शर्मा के हाथों में वह एक प्यारी सी छोटी बिल्ली की तरह था, लेकिन कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि यह एक असली विशाल बाघ था। अगर वह बाहर आकर उपद्रव मचाने लगे तो भला कौन उससे तेज भाग पाएगा? इसलिए हर कोई या तो अपनी जान बचाने के लिए भागने या बाघ को काबू करने के लिए तैयार था। इस बीच निशा शर्मा अभी भी पिंजरे के पास शांति से खड़ी थी और बाघ के छोड़े जाने का इंतजार कर रही थी। जब आखिरकार पिंजरा खोला गया तो रखवाले और कर्मचारी सतर्क और तैयार थे। वे सावधानी से किनारों पर खड़े थे, उनके उपकरण तैयार थे। बाघ अपना सिर ऊंचा किए पिंजरे से बाहर निकला, जिससे एक शक्तिशाली राजसी आभा निकल रही थी। जब बाघ के पंजों ने पिंजरे के बाहर जमीन को छुआ तो हर किसी का दिल जोरों से धड़क रहा था। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर बाघ के पिंजरे से बाहर आने तक आसपास का इलाका खाली करा लिया गया था। जियांग शेंगहे को कुछ और कहने की जरूरत नहीं थी। बाघ के विशाल शरीर को देखकर भला किसमें मूर्खता करने की हिम्मत थी? ऐसा तो नहीं था कि कोई अपनी जान से हाथ धोना चाहता था। बाघ आकर्षक और शाही लग रहा था, लेकिन यह निर्विवाद रूप से करीब से डरावना था। घबराहट और बचाव की अनगिनत आंखों के उस पर टिके होने के बीच बड़ा बाघ अपनी लंबी घनी पूंछ को अगल बगल हिलाते हुए निशा शर्मा की ओर बढ़ा। भीड़ ने अपनी सांसें रोक ली थीं, इस डर से कि बाघ कहीं भी और कभी भी बेकाबू हो सकता है। उनकी सतर्कता के विपरीत निशा शर्मा के चेहरे पर एक खुशमिजाज मुस्कान थी, क्योंकि उसने बाघ की ओर कदम बढ़ाने की पहल की थी। हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं, वे किसी भी पल बचाव अभियान शुरू करने के लिए तैयार थे। उस सन्नाटे के बीच लड़की और बाघ आखिरकार एक साथ आ गए। गुर्र। बाघ ने अपना मुंह चौड़ा खोला और आसमान की ओर दहाड़ लगाए। यह इतना शानदार था कि इसने आसपास के पक्षियों और कीड़ों को चौंका दिया और हर किसी का चेहरा पहले से भी ज्यादा पीला कर दिया। उनमें से कई लोगों को लगा जैसे उनके पैर कांपने लगे हैं। तो एक बाघ इतना ताकतवर होता था? फिर भी निशा शर्मा शांत रही। उसने उसके विशाल सिर को थपथपाया और कहा, ठीक है, अब गुर्राना बंद करो। बाघ ने अपना मुंह बंद कर लिया और वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि उसने अपने विशाल सिर से निशा शर्मा से लाड़ लड़ाना शुरू कर दिया। हर कोई निशब्द रह गया। जब निशा शर्मा ने देखा कि बाघ कितना प्यारा बर्ताव कर रहा है तो वह हंसे बिना नहीं रह सकी। उसने दोनों हाथों से उसके गाल पकड़े और उस बड़ी बिल्ली को अच्छे से सहलाया। ठीक है, ठीक है, इतना प्यारा बनना बंद करो। बाकी सब निशब्द थे। क्या बाघ सच में इतना प्यारा बर्ताव कर रहा था? हालांकि निशा शर्मा के जादुई कदम ने सबको हैरत में डाल दिया। वह सच में बाघ को वश में करने में कामयाब हो गई थी, यह बस अविश्वसनीय था। जियांग शेंगहे इतने सन्न थे कि वे कुछ बोल ही नहीं पाए। बहुत बढ़िया, वे बिल्कुल यही तो चाहते थे। इससे पहले उन्होंने अपने दिमाग में कई सुखद दृश्यों की कल्पना की थी, लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा जानवरों को कलाकारों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार करना था। वे थोड़े निराश थे क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शायद उन्हें अंततः दृश्य प्रभावों स्पेशल इफेक्ट्स का उपयोग करना पड़ेगा। हालांकि निशा शर्मा और बड़े बाघ के बीच के तालमेल ने उन्हें वह सबसे शानदार दृश्य दिखाया था जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। शानदार, उन्होंने आखिरकार चिल्लाते हुए कहा। उनके अचानक चिल्लाने से सन्नाटा टूट गया। यहाँ तक कि बाघ भी मुड़कर देखने लगा। उसकी विशाल आंखें एक ठंडी जानलेवा चमक से चमक रही थीं। वे सब गहरी सांस लेते हुए कुछ कदम पीछे हटने से खुद को नहीं रोक पाए। ये सच में एक विशाल बाघ था। जियांग शेंगहे सुन्न रह गए। धत, ये बड़ी बिल्ली सच में खूंखार थी। इतने उत्तेजित मत हो। निशा शर्मा ने बाघ के सिर को थपथपाया। वे निर्देशक हैं। निशा शर्मा की थपकी महसूस करके बाघ वापस मुड़ गया। उसकी आंखों की क्रूरता गायब हो गई और जैसे ही उसने निशा शर्मा की ओर देखा, उसकी जगह तुरंत खुशी ने ले ली। अगले ही पल वह जमीन पर लेट गया और अपना पेट दिखा दिया। हर कोई हक्का बक्का रह गया। भगवान के लिए, क्या ये सच में एक बाघ था? बाघ कब से इतने सीधे हो गए थे? निशा शर्मा को एक बिल्ली की तरह बाघ को सहलाते देखकर हर कोई हक्का बक्का रह गया।
जियांग शेंगहे और रखवालों ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें सदमे और उलझन से भरी थीं। सहलाए जाने का आनंद लेने के बाद जब बाघ फिर से खड़ा हुआ तो अंततः उन सभी को होश आया। वे तब तक निश्चित नहीं हो सकते थे जब तक कि उन्होंने यह नहीं देखा कि बड़ा बाघ एक इंसान की ऊंचाई का था। यह एक असली बाघ था, कोई छोटी बिल्ली नहीं। जियांग शेंगहे ने अपने अंदर के उत्साह को दबाने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। सावधानी से उन्होंने निशा शर्मा की ओर इशारा किया, कृपया 1 सेकंड के लिए यहाँ आओ। जैसे ही निशा शर्मा आगे बढ़ने वाली थी, बाघ ने उसे रोकने के लिए अपना पंजा आगे बढ़ा दिया। चुपचाप बैठो, निशा शर्मा ने सहजता से कहा। फिर विशाल बाघ ने अपने पिछले पैरों को मोड़ा और जमीन पर बैठ गया। वह बिल्कुल एक ऐसी बिल्ली की तरह लग रहा था जो सामान्य से कई गुना बड़ी हो। हर कोई बस निशब्द था। रखवालों के चेहरों के भाव सबसे दिलचस्प थे। वे इतने लंबे समय से बाघ की देखभाल कर रहे थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी कभी बाघ को इतना सीधा और आज्ञाकारी नहीं देखा था। आमतौर पर यह बाघ या तो खाली घूमता रहता था या बस मजाक के लिए दहाड़ता रहता था ताकि दर्शकों को डरा सके। बहुत बढ़िया, अब तो इसने बिना सिखाए चुपचाप बैठना भी सीख लिया था। क्या ये कुछ ही पलों में हाथ मिलाना भी शुरू कर देगा? जब रखवाले उसे एक समझ से बाहर होने वाले भाव के साथ देख रहे थे, निशा शर्मा जियांग शेंगहे के पास गई। निर्देशक जियांग, क्या तुम ये सुनिश्चित कर सकती हो कि यह हमेशा इतना ही आज्ञाकारी रहेगा? जियांग शेंगहे की आंखें लगभग एक जोशीली चमक के साथ झिलमिला रही थीं। मैं कर सकती हूँ। शानदार, उन्होंने खुशी मनाई, फिर जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि बाघ उन्हें घूर रहा था। उन्हें अंततः एहसास हुआ कि बाघ की आंखें कितनी खूंखार होती हैं। ये बिल्कुल खौफनाक था। अगर वे एक अनुभवी व्यक्ति न होते तो अब तक उनके पैर कांपने लगे होते। क्या तुम फिर इसकी पीठ पर बैठ सकती हो? जियांग शेंगहे ने धीमी आवाज में पूछा। बिल्कुल नहीं, निशा शर्मा के कुछ बोलने से पहले ही रखवालों ने कहा। यह बहुत खतरनाक है। भला बाघ की सवारी करने की हिम्मत कौन करता है? शायद केवल वही जो मरने के लिए उतावले हों। हालांकि जियांग शेंगहे ने रखवालों को एक अजीब नज़रों से देखा। रखवाले 1 सेकंड के लिए सुन्न रह गए और जल्द ही असहज हो गए। जहां तक निशा शर्मा की बात थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई खतरा है ना? बाघ इतना आज्ञाकारी था तो क्या ये सच में खतरनाक होगा? उन्हें लगा कि निशा शर्मा को बस एक आदेश देना है और बाघ जमीन पर लेट जाएगा और तुरंत उसे अपनी पीठ पर बैठने देगा। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। निशा शर्मा मुस्कुराए। क्या हम अब कोशिश करें? बहुत बढ़िया। जियांग शेंगहे खुशी से अभिभूत होकर कान तक मुस्कुरा रहे थे। निशा शर्मा बाघ के पास लौटी और उसके शरीर को थपथपाया। क्या तुम मुझे ऊपर बैठने दोगे? जैसे ही उसने बात पूरी की, बाघ ने अपने आगे के पैर नीचे किए और तुरंत झुक गया। एक बार फिर भीड़ हक्की बक्की रह गई। उनके आंखों के सामने का नज़ारा बस अविश्वसनीय था। क्या निशा शर्मा ने बाघ को कोई जादुई दवा पिलाई थी? आखिर वह उसके आसपास इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रहा था? भीड़ में से कोई व्यक्ति बाघ को करीब से देखने की चाहत में खुद को 2 कदम आगे बढ़ाने से रोक नहीं पाया। हालांकि जैसे ही वह आगे बढ़ा, बाघ ने तुरंत अपनी बर्फीली आंखों से उसकी ओर देखा, मानो वह कोई मरा हुआ शिकार हो। वह आदमी तुरंत सुन्न पड़ गया और उसे बहुत पसीना आने लगा। अब तक वे सभी यह जान चुके थे, बाघ केवल निशा शर्मा के साथ ही अलग व्यवहार करता था और कोई भी बिना चोट खाए उसके पास नहीं जा सकता था। वे निशा शर्मा के लिए प्रशंसा से भर गए। निशा शर्मा बाघ की पीठ पर सवार हुई और उसके धीरे धीरे खड़े होने से पहले मजबूती से बैठ गई। निशा शर्मा को शांत और बेफिक्र अंदाज में बाघ की सवारी करते देख लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे प्रतिक्रिया दें। उस पल वे केवल हैरानी, प्रशंसा, विस्मय और आराधना ही महसूस कर सकते थे। ये सच था, कोई दृश्य प्रभाव, स्पेशल इफेक्ट्स नहीं थे। वे अपनी हैरानी को शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। शानदार। जियांग शेंगहे के उत्साह ने सभी को होश में ला दिया। तैयार हो जाओ, हम फिल्मांकन शुरू कर सकते हैं। डिंग मिंगफी होंग्यान चांस के मुख्य अभिनेता थे। वह 27 या 28 साल के थे, लंबे, आकर्षक थे और 10 सालों से इस उद्योग में थे। हालांकि उनके अभिनय कौशल परिपूर्ण नहीं थे, लेकिन उनके सभी गुणों को देखते हुए वह अपनी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक थे। उन्होंने पहले प्रमुख विदेशी प्रस्तुतियों में काम किया था, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माण का अनुभव किया था, उनके दृश्य प्रभाव देखे थे और उनकी वास्तविक शूटिंग भी देखी थी। लेकिन उन्होंने कभी किसी को असली बाघ के साथ शूटिंग करते नहीं देखा था। ओह नहीं, तकनीकी रूप से यह बात सच नहीं थी। ऐसे निर्देशक थे जिन्होंने बाघों की शूटिंग की थी, लेकिन बाघ और मानव अभिनेता एक दूसरे के करीब नहीं होते थे। कहने का मतलब यह था कि बाघ और शेर जैसे खूंखार जानवरों की शूटिंग केवल अकेले ही की जा सकती थी। लेकिन आज जो हुआ उसने उनके दुनिया देखने के नज़रिए को ही पलट कर रख दिया था। जब वह और उनका प्रबंधक आज की शूटिंग के बारे में चर्चा कर रहे थे, तभी अचानक जंगल से एक फुफकार की आवाज़ आई। दहाड़! हर कोई कांपने लगा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। वे इस आवाज़ से परिचित थे।
उन्होंने फिल्म और टीवी प्रस्तुतियों में या चिड़ियाघर में ऐसी आवाज़ सुनी थी। यह एक बाघ की आवाज़ थी, लेकिन यहाँ एक खूंखार बाघ की आवाज़ कैसे हो सकती है? दहाड़ के बाद जंगल की गहराई में घास कुचले जाने की आवाज़ आई। आवाज़ करीब और भारी होती जा रही थी, जैसे कोई विशाल बाघ बाहर आ रहा हो। इस समय आसमान में और बादल छा गए, जिससे सूरज छिप गया, इसलिए जंगल में रोशनी तेज नहीं थी और माहौल भी अधिक उदास और डरावना हो गया था। सबके रोंगटे खड़े हो गए और चेहरे सफ़ेद पड़ गए। वे कांपते हुए जंगल की ओर देखने लगे। जब तक उन्होंने उस विशाल पीले खूंखार जानवर को परछाइयों से बाहर आते देखा, उनकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वहाँ एक बाघ है, एक बाघ! कोई डर के मारे चीख पड़ा और फिर हर तरफ अफरा तफरी मच गई। यहाँ बाघ कैसे हो सकता है? हालांकि यह एक जंगल था, लेकिन ये बहुत बड़ा नहीं था और आस पड़ोस पूरी तरह से आवासीय था। इतनी भारी इंसानी आबादी वाली जगह पर बाघ कैसे हो सकता है? लेकिन कोई भी संदेह सभी को अपनी जान बचाने के लिए भागने से नहीं रोक सका। भागो! अगर बाघ ने उन्हें पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। भले ही बाघ इंसानों को ना खाए, लेकिन वह इतना विशाल और खौफनाक ताकत वाला था कि उसका एक ही वार उन्हें आधा अपाहिज कर देगा। किसी खूंखार जानवर से लड़ने की हिम्मत कौन करता? क्या वे जीना नहीं चाहते थे? डिंग मिंगफेई भी खौफ से भरे हुए थे, लेकिन वे दूसरों की तुलना में थोड़े शांत थे। उन्होंने बाघ को कुछ और बार देखा। फिर उन्हें यह देखकर गहरा सदमा लगा कि बाघ की पीठ पर कुछ सफ़ेद सा दिखाई दे रहा था। यह एक इंसान था। भगो प्रबंधक ने उन्हें पकड़ लिया और आगे की तरफ भागने लगा। प्रबंधक अपने दिल ही दिल में कोसने लगा। किसने सोचा होगा कि एक दृश्य शूट करने आने पर उसका सामना किसी बाघ से हो जाएगा? यह कोई पहाड़ी जंगल नहीं था। इसके अलावा क्या अब बाघों की संख्या बहुत कम नहीं हो गई थी? इस तरह की जगह पर बाघ कैसे हो सकते हैं? वादा किए गए लुप्तप्राय जानवर कहाँ थे? जब हर कोई उपकरण और साजो सामान पीछे छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागने में व्यस्त था, तभी भोंपू की आवाज़ गूंजी। घबराओ मत, ये बाघ इंसानों को नहीं खाता है। इस थोड़ी विकृत आवाज़ ने सभी के कदमों को अनैच्छिक रूप से रोक दिया। मुड़कर देखने पर हर कोई सन रह गया। ये सच में एक बड़ा बाघ था, विशाल, खूंखार और देखने में रोंगटे खड़े कर देने वाला। लेकिन बाघ की पीठ पर एक ऐसी महिला थी जिसका चेहरा बेहद खूबसूरत और स्वभाव इस दुनिया से अलग था। उसने प्राचीन शैली की सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी और वह किसी देवी की तरह लग रही थी। इस समय उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह आराम से बाघ की पीठ पर बैठी थी, जैसे वह स्वर्ग से आई कोई परी हो। हर कोई हक्का बक्का रह गया। यह क्या था? 8 एपिसोड 668। जब भोंपू लिए एक व्यक्ति बाहर आया, तभी आखिरकार सबने उस पर ध्यान दिया। निर्देशक जियांग। हर कोई उलझन में था और अभी भी थोड़ा सदमे में था। यहाँ क्या चल रहा था? जियांग शेंगहे गर्व से बाहर आए, लेकिन बाघ से थोड़ी दूरी पर। वह एक भोंपू लेकर बाहर आए और दल पर चिल्लाए, ये वही बाघ है जिसे मैंने हमारे साथ दृश्य फिल्माने के लिए चिड़ियाघर से उधार लिया है। हर कोई निशब्द था। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? हालांकि बाघ की पीठ पर निशा शर्मा को देखकर हर कोई चुप था। इस तरह काम करना बहुत मुश्किल था। इसके अलावा बाघ इतना सीधा कब हो गया? ये किसी को अपनी पीठ पर कैसे बैठने दे सकता है? डिंग मिंगफेई सबसे पहले सामान्य हुए। उन्होंने अपनी हैरान नज़रें हटाईं और सावधानी से आगे की ओर झुके। निर्देशक जी, यह एक बाघ है। जियांग शेंगहे ने उन पर भौं उठाए। तुमने इसे नहीं पहचाना? निर्देशक जी, डिंग मिंगफेई खुद को उन्हें घूरने से नहीं रोक पाए। बाघों के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन यह तुमने जो देखा वही सच है। जियांग शेंगहे ने गर्व से अपनी भौहें उठाईं। मैंने बाघ को यहाँ बुलवाया था और फिर निशा ने उसे वश में कर लिया। क्या? डिंग मिंगफेई के मुंह के कोने फड़के। यह कोई नकली बाघ है ना? बाघ को वश में करना? क्या वह मजाक कर रहे थे? जियांग शेंगहे ने अपने कंधे उचकाए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? डिंग मिंगफेई खुद को बाघ की ओर देखने से नहीं रोक पाए और यह जानकर हैरान रह गए कि अगर जियांग शेंगहे मजाक करना भी चाहें तो भी वे नहीं कर सकते। यह एक असली बाघ था, यह कोई नकली बाघ नहीं था। उन्होंने ऐसी जगहों या तकनीकों के बारे में नहीं सुना था जिनका इस्तेमाल असली चीज़ की नकल करने के लिए किया जा सके। दहाड़ बाघ फिर से दहाड़ा और उसकी आंखों की ठंडक और क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। यह ऐसा कुछ नहीं था जो कोई नकली बाघ कर सके। इसके बारे में सोचने के बाद डिंग मिंगफेई ने गहरी सांस ली। एक सितारे के रूप में उन्हें गाली देने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये बहुत डरावना था और वह अपने उत्साह को रोक नहीं पाए। निशा शर्मा ने ये कैसे किया? मुझे नहीं पता। जियांग शेंगहे ने अपने हाथ फैला दिए। भले ही उसने ये कैसे भी किया हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। वह जानते थे कि इस दुनिया में बहुत से अजीब लोग हैं और कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शामिल लोग भी नहीं समझा सकते। वह यहाँ कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यक्रम नहीं चला रहे थे, उन्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं थी।
इसके अलावा निशा शर्मा इतनी छोटी थी और चिकित्सा में पहले से ही इतनी कुशल थी, तो क्या यह अजीब था कि वह बाघ को अपनी बात मनवा सकती थी। ठीक है, जाओ और तैयार हो जाओ, हमें शूटिंग शुरू करनी है। जियांग शेंगहे के जोर देने पर डिंग मिंगफेई केवल अपना सिर हिला सके। उन्होंने एक कदम बढ़ाया और लगातार पीछे मुड़कर देखते रहे। वह अपने कपड़े ठीक करने के लिए एक तरफ चले गए। ठीक है, आप सब जोश में आ जाओ, वैसा ही करो जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था। जियांग शेंगहे ने भोंपू उठाया और चिल्लाना जारी रखा। उन्होंने मुस्कान के साथ निशा शर्मा की ओर देखा। निशा, हमने पहले ही सब कुछ चर्चा कर ली है। अच्छा करने की कोशिश करना और एक ही बार में काम पूरा करना। ठीक है। निशा शर्मा बाघ की पीठ पर बैठी और गंभीरता से सिर हिलाया। जल्दी करो, जियांग शेंगहे ने दूसरों से फिर जोर देकर कहा। कुछ झिड़कियों के बाद अंततः सब तैयार हो गया। एक्शन। डिंग मिंगफेई का लोगों के एक समूह द्वारा पीछा किया जा रहा था। वह घबराए और गुस्से वाले भाव के साथ जंगल में पागलों की तरह भाग रहे थे। अचानक वह लड़खड़ाए और सीधे जमीन पर गिर पड़े। उनके पीछे पीछा करने वालों की आवाज़ अचानक गायब हो गई। जब तक उन्होंने संघर्ष करते हुए जमीन से अपना सिर उठाया, उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे वह कभी नहीं भूल पाएंगे। एक दबंग बाघ उनके सामने प्रकट हुआ। बाघ की पीठ पर सफ़ेद कपड़ों में एक परी जैसी दिखने वाली कन्या उदासीन भाव से उन्हें नीचे देख रही थी। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। उसने हल्के से अपने लाल होंठ खोले। तुम कौन हो? डिंग मिंगफेई पहले से ही सन्न थे। डिंग मिंगफेई को लगा कि वह इस नज़ारे को कभी नहीं भूल पाएंगे। सूरज की रोशनी में उस खूंखार बाघ पर बैठी वह बेहद खूबसूरत युवती किसी दूसरी दुनिया की लग रही थी। स्वर्ग से आई किसी अप्सरा की तरह वह किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक सुंदर थी। उन्हें लगा कि यह सुंदरता की चरम सीमा है, लेकिन अगले ही पल पंख फड़फड़ाने की आवाज़ ने उन्हें चौंका दिया। फिर उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जिसे कोई नहीं भूल सकता था। छनकर आती रोशनी में अनगिनत पक्षियों ने अपने पंख फड़फड़ाए और एक साथ इकट्ठे होकर हवा में एक धारा सी बनाई और निशा शर्मा की ओर उड़ने लगे। पास खड़े कुछ लोग हैरानी से चिल्लाए बिना नहीं रह सके, लेकिन दूसरों ने उनके मुंह बंद कर दिए। भीड़ की हैरान आंखों के सामने कुछ पक्षी निशा शर्मा के कंधों पर उतर आए और अन्य बाघ की पीठ और सिर पर बैठ गए। इस नज़ारे को देखकर हर किसी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये पक्षी कहाँ से आए? और साथ ही ये पक्षी बहुत घुले मिले हुए थे। जब भीड़ हैरान थी, तब निशा शर्मा ने अपने हाथ फैलाए और उसकी चौड़ी आस्तीनें नीचे गिर गईं, जिससे वह और भी अधिक अलौकिक लग रही थी। जैसे ही वह हिली, पक्षी उसकी बाहों पर उतरने लगे। इस सामंजस्यपूर्ण दृश्य ने सभी को खामोश कर दिया। निशा शर्मा ने हालांकि एक हल्की सी हंसी बिखेरी। तुम सब यहाँ कैसे आए? उसने खुद से मजाक किया और पक्षियों ने चहचहाते हुए उसे जवाब दिया। यह इतना खूबसूरत नज़ारा था कि हर कोई अपनी सांसें धीमी किए बिना नहीं रह सका। ये कौन है? निशा शर्मा की आवाज़ ठंडी पड़ गई और उसके पहले के खुशमिजाज भाव भी बदल गए। उसकी नज़रें घूमी और डिंग मिंगफेई पर पड़ी। उसकी आवाज़ ठंडी और सख्त थी। घुसपैठिए, मारे जाओ। इस पल निशा शर्मा एक ऊंचे पद पर बैठी रानी लग रही थी, जो जानलेवा और निर्णायक थी, जिससे लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो गया था। अचानक आए इस ठंडी आवाज़ ने डिंग मिंगफेई को उनकी खुमारी से जगा दिया और वह अनैच्छिक रूप से चिल्लाए, नहीं। कट बहुत बढ़िया, जियांग शेंगहे की उत्साहित आवाज़ गूंजी। वह अति उत्साहित होकर पर्दे मॉनिटर के पीछे से बाहर कूद पड़े। शानदार, ये दृश्य बस बेहतरीन है। अन्य लोगों को भी होश आ गया। सही कहा, वे फिल्मांकन कर रहे थे। ये तो शूटिंग चल रही थी। निशा शर्मा के चेहरे की बर्फीली ठंडक भी गायब हो गई और उसकी मुस्कान हल्की और तेज थी। निर्देशक जी, मैंने कैसा किया? बहुत बढ़िया, शाबाश। जियांग शेंगहे ने अपनी तारीफ में कोई कंजूसी नहीं की। अद्भुत। जैसे ही उन्होंने अचरज किया, बाघ की पूंछ हिली। निशा शर्मा पर बैठे पक्षी आसमान में उड़ गए और तेजी से गायब हो गए। वाह, हर कोई दंग था। क्या वे सच में पक्षी थे? ये बहुत ही अलौकिक था। निशा, ये पक्षी। डिंग मिंगफेई जमीन से उठे। उन्होंने अपने शरीर पर लगी मिट्टी को पोंछने की भी परवाह नहीं की। वह जल्दी से पास आए और उनकी आंखें बहुत अधिक चमक रही थीं। तुमने उन्हें कैसे आकर्षित किया? हाँ, निशा शर्मा का चेहरा बहुत मासूम था। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? हर कोई हैरान था। तुम्हें कैसे नहीं पता हो सकता? ये पक्षी उस पर उतर रहे थे और वे उसके कितने करीब थे। निशा शर्मा ने अपने हाथ फैला दिए। मुझे सच में नहीं पता। मुझे लगा कि आप लोगों ने ऐसा किया है। सब ने एक दूसरे को देखा। ये कैसे संभव था? अगर उनके पास ऐसा कौशल होता तो वे टिकट बेच रहे होते। ये कितनी अचरज की बात थी कि ये पक्षी, जिन्हें जंगल में जंगली होना चाहिए था, एक साथ निशा शर्मा पर उतर आए। ये तो बाघ के बात सुनने से भी ज्यादा जादुई था। तुम्हें सच में नहीं पता? मुझे सच में नहीं पता, निशा शर्मा ने जोर से कहा। अगर मुझे पता होता तो मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही बता दिया होता। क्या तुम नहीं समझती कि वे क्या कहते हैं? डिंग मिंगफेई ने पूछा। उफ,
निशा शर्मा खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक पाए। मैं तो बस यूं ही बात कर रही थी, भला मैं उनकी बात कैसे समझ सकती हूँ। निशा शर्मा की यह बात सुनकर डिंग मिंगफेई शर्माए बिना नहीं रह सके। हाँ, उनका सवाल कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर पूछा गया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे निशा शर्मा जान सके कि पक्षी क्या कह रहे थे। दहाड़ अनदेखा किए जाने पर बाघ ने आवाज लगाए। डिंग मिंगफेई खुद को 2 कदम पीछे हटने से नहीं रोक पाए, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। धत, वह भी इतने उत्साहित थे कि भूल ही गए थे कि निशा शर्मा बाघ की सवारी कर रही थी। जब निशा शर्मा ने बाघ का सिर थपथपाया तो उसने अपना मुंह बंद कर लिया, फिर अपने आगे के पैर मुड़े और नीचे झुक गया। निशा शर्मा उसकी पीठ से फिसलकर नीचे उतर आए। अच्छे बच्चे, उसने उसका सिर थपथपाया। डिंग मिंगफेई का चेहरा ईर्ष्या से भरा था। आखिर यह कैसे संभव था? ये बहुत ताकतवर था। हालांकि डिंग मिंगफेई लगभग 30 साल के थे, फिर भी उनके अंदर किसी ड्रैगन को वश में करने और बाघ पर घात लगाने की किशोरावस्था वाली इच्छा बाकी थी। ड्रैगन को वश में करने की तो कोई संभावना नहीं थी, लेकिन बाघ का क्या? हालांकि बड़े बाघ की ठंडी आंखों का सामना करते हुए वह कांपने से खुद को नहीं रोक सके और उन्होंने इन भयानक विचारों को झटक दिया। जिंदा रहने के लिए बेहतर होगा कि वह कोई मूर्खता न करें। वह अब कोई किशोर नहीं थे, इसलिए उन्हें कोई मूर्खता नहीं करनी चाहिए। खैर, जो भी हो, यह एक अच्छी बात है। जियांग शेंगहे ने खुशी से ताली बजाई। इधर आओ और एक नज़र डालो, यह एकदम सही है। निशा शर्मा ने निर्देशक के पीछे जाने से पहले बाघ को न हिलने के लिए कहते हुए थपथपाया। बाघ ने सिर हिलाया, फिर सीधे जमीन पर धड़ाम से बैठ गया और आलस से अपनी पूंछ हिलाने लगा। बाकी लोगों ने ये देखा और एक दूसरे को देखे बिना नहीं रह सके। क्या यह असली बाघ था या नहीं? जाहिर है वह इतना ताकतवर था, लेकिन निशा शर्मा के सामने वह किसी बिल्ली के बच्चे की तरह था। वह किसी पागल की तरह बर्ताव कर रहा था। निशा शर्मा और डिंग मिंगफेई के पर्दे मॉनिटर के पीछे जाने के बाद जियांग शेंगहे ने अभी शूट किया गया चलचित्र दोबारा चलाया। देखो, क्या यह असाधारण नहीं है? जियांग शेंगहे इतने खुश थे कि वे नाचने लगे। वे लंबे समय से यही दृश्य चाहते थे। अब आखिरकार यह शूट हो ही गया। उनकी मूल कल्पना की तुलना में इसमें ज्यादा पक्षी थे, जिससे चित्र और भी खूबसूरत हो गया था। छायांकन के निर्देशक दाहू भैया थे, जो उत्साह से पास आए। मैं भी देखूंगा। इसे देखने के बाद वे भी उत्साहित हो गए। ये बिल्कुल परिपूर्ण है। दाहू भैया और जियांग शेंगहे कई सालों से भागीदार थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका सौंदर्य शास्त्र और पागलपन भरे विचार एक जैसे थे। वरना दाहू भैया ने पहले निशा शर्मा को मगरमच्छ के साथ शूट करने का प्रस्ताव नहीं दिया होता। जब पक्षी दिखाई दिए थे तो उन्होंने तुरंत एक फैसला लिया। उन्होंने निशा शर्मा और पक्षियों का एक नज़दीकी दृश्य लिया। इसलिए अंतिम प्रभाव विशेष रूप से अच्छा रहा। ये दृश्य एक ही बार में पूरा हो गया। ये परिपूर्ण था। बेशक इस शॉट का मुख्य केंद्र निशा शर्मा थी, जबकि डिंग मिंगफेई केवल एक सहायक थे। हालांकि डिंग मिंगफेई को कोई आपत्ति नहीं थी। आखिरकार ये छवि सच में बहुत शानदार थी। ये सुंदर है। निशा शर्मा ने एक छोटी सी शर्मीली मुस्कान दिखाए। आप लोगों ने बहुत अच्छा शूट किया। ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा शूट किया, बल्कि तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जियांग शेंगहे ने उसका कंधा थपथपाया। जब ये शॉट प्रसारित होगा तो ये बिल्कुल सबको अवाक कर देगा। ये शॉट निश्चित रूप से अनगिनत प्रशंसकों को आकर्षित करने वाला था। निशा शर्मा हंसी और कुछ नहीं कहा। उत्साह के बाद जियांग शेंगहे को एक नया विचार आया। चूंकि यह बड़ा बाघ इतना आज्ञाकारी था, तो वे इसका सर्वोत्तम उपयोग कैसे नहीं करते। उन्होंने एक दिन के लिए बाघ को उधार लेने में इतनी मेहनत की थी, इसलिए बेशक उन्हें इसे ठीक से शूट करना चाहिए। इसके अलावा पटकथा उन्होंने ही लिखी थी, इसलिए इसे बदलना काफ़ी आसान था। उन्होंने तुरंत बदलाव किए। इन बदलावों पर जाहिर है कि निशा शर्मा की कोई टिप्पणी नहीं थी। आखिरकार यह उसके पर्दे के समय को बढ़ा रहा था और केवल कोई मूर्ख ही मना करेगा। जहां तक डिंग मिंगफेई का सवाल है, हो सकता है कि उन्हें अभी तक पूरी तरह से होश न आया हो, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी भी कोई राय नहीं थी। जब तक प्रशांत वापस भाग कर आया, तब तक उस दिन का दृश्य फिल्माया जा चुका था। बाघ को देखते ही वह लगभग चीखने या पीछे हटने की हालत में भी नहीं था। धत, सच में एक बड़ा बाघ था। और यह कितनी अजीब बात थी कि यह बाघ पिंजरे में नहीं था। जब उसे सब समझ में आया तो उसके भाव बहुत उत्साहित थे। मुझे पता था कि तुम्हारा जानवरों के साथ गहरा जुड़ाव है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। हालांकि वह जानता था कि निशा शर्मा जहरीले सांपों और मगरमच्छों को संभाल सकती थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह बाघों को भी संभाल सकती है। जब उसे पता चला कि उसने कितने दृश्य फिल्माए हैं, तो वह तुरंत खुश हो गया। हालांकि हो सकता है कि बाद में इन सभी दृश्यों का उपयोग न किया जाए, लेकिन चूंकि उसके इतने सारे दृश्य लिए गए थे, इससे पता चलता था कि निर्देशक उसकी बहुत कद्र करते थे।
इसके अलावा निशा शर्मा के पास ऐसी जादुई क्षमता थी कि वे बाद में एक बड़े प्रचार के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते थे। कई सितारे राहगीरों को आकर्षित करने के लिए अपने प्यारे पालतू जानवरों के साथ खुद का प्रचार करते थे। लोगों के दिमाग में जो जानवरों के प्रति इतना दयालु हो वह बहुत बुरा इंसान नहीं हो सकता। अब न केवल कुत्ते और बिल्लियां निशा को पसंद करते थे बल्कि खूंखार जानवर भी। भला ये प्रचार की एक लहर कैसे पैदा नहीं कर सकता था। इसके अलावा ऐसा भी नहीं था कि यह सच नहीं था। निशा शर्मा सच में जानवरों की बहुत प्यारी थी। निशा शर्मा जानती थी कि प्रशांत का क्या मतलब था, इसलिए उसने उसे अति प्रसन्न होने से नहीं रोका। इस संबंध में उसे अपनी छवि खराब होने का डर नहीं था। इसमें चिंता की क्या बात थी। जब बाघ के पिंजरे में लौटने का समय आया तो वह बहुत उदास और नाखुश था। गुर्रा, वह अपने पिंजरे में बेचैनी से चक्कर लगाने लगा। पूरे दिन वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर बहुत आरामदायक स्थिति में था। जिस जगह पर निशा शर्मा ने सहलाया था वह विशेष रूप से सुकून देने वाला था। वह उसके जितना करीब जाता उसे उतना ही आराम मिलता। उसका सिर पहले से कहीं अधिक स्पष्ट महसूस हो रहा था। हालांकि उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं थी, लेकिन वह अपने अंतर्ज्ञान से अच्छे और बुरे में फर्क कर सकता था। वह निशा शर्मा को छोड़ना नहीं चाहता था। पिंजरे में बाघ को इतना बेचैन देखकर चिड़ियाघर के कर्मचारी असहाय थे। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि बाघ क्या कह रहा था, लेकिन इसका मतलब कौन नहीं समझेगा। वह निशा शर्मा से अलग होने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब उसने देखा कि उसकी आवाज़ तेज और तेज होती जा रही है तो निशा शर्मा पास गई और अपना हाथ पिंजरे में डाल दिया। बेबे, प्रशांत ने चिल्लाकर कहा। केवल वही घबरा रहा था। दूसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया या उसे रोकने की कोशिश नहीं की। अब से वे इन सब चीज़ों के आदी होने वाले थे। शुरुआत में वे थोड़े डरे हुए थे, लेकिन निशा शर्मा के सामने बाघ को बिल्ली के बच्चे की तरह सीधा देखकर वे अब खुद को डरा हुआ महसूस नहीं कर पा रहे थे। बेशक उनमें अभी भी बाघ के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। ये बाघ केवल निशा शर्मा के प्रति ही कोमल था, उनके प्रति नहीं। यहाँ तक कि अगर वह अपना हाथ बाघ के मुंह में भी डाल दे तो वे अपनी पलक भी नहीं झपकाते। किसी और ने प्रशांत को किनारे खींच लिया। वहां मत जाओ। प्रशांत भ्रमित था इससे पहले कि उसने निशा शर्मा को बाघ को छूते देखा। अच्छे बच्चे बनो और वापस जाओ, अच्छे से खाओ, आराम करो। जब मैं खाली होऊंगी तो तुमसे मिलने आऊंगी। बाघ ने उसकी हथेली से अपना सिर रगड़ा और कराहने लगा। वह बहुत दुखी और अनिच्छुक था। वह बहुत छोटा, दयनीय और असहाय लग रहा था। ठीक है, अब ज्यादा लाड़ में मत आओ। निशा शर्मा ने उसे शांत करने के लिए चुपके से थोड़ी आध्यात्मिक शक्ति भेजी। जब मैं खाली होऊंगी तो मैं तुमसे मिलने आऊंगी। अब अपने साथियों के पास वापस जाओ। शांत किए जाने के बाद बाघ को अंततः शांत होने में थोड़ा समय लगा। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ, आप अभी भी उसकी बड़ी नम आंखों को उसे तड़प के साथ देखते हुए देख सकते थे। अपने होंठ सिकोड़ते हुए निशा शर्मा केवल अपना हाथ हिला सकी। वह उसके पीछे पीछे तो नहीं आ सकता था, है ना? बाघ को विदा करने के बाद सबने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। निशा शर्मा का दृश्य पूरा हो गया था, इसलिए उसे सामान समेटने में मदद करने की ज़रूरत नहीं थी। सभी को अलविदा कहने के बाद वह प्रशांत की गाड़ी में बैठ गई। प्रशांत स्पष्ट रूप से अभी भी थोड़ा उलझन में था। हालांकि वह जानता था कि निशा शर्मा बाघ को वश में कर सकती है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना और कैमरे पर देखना एक अलग बात थी। सौभाग्य से निशा शर्मा के साथ इतने लंबे समय तक काम करने के बाद उसने बहुत कुछ देखा था और वह इसे काफ़ी बेहतर तरीके से सह सकता था, इसलिए वह जल्दी ही सामान्य हो गया। मैं अनुबंध ले आया हूँ, एक नज़र डाल लो। प्रशांत ने अनुबंध सौंप दिया और फिर गाड़ी चलाने लगा। निशा शर्मा ने खिड़की से बाहर देखा और कुछ गहरी सांसें लीं। अनुबंध की जांच करने से पहले उसने अपने दिल की अनिच्छा को दबा दिया। उसने एक ही नज़र में जल्दी से अनुबंध पढ़ना खत्म कर लिया। दी गई शर्तें और पारिश्रमिक बहुत अच्छे थे, कोई समस्या नहीं है। फिर उसने एक कलम निकाली और अपने हस्ताक्षर कर दिए। जब उसने पहले साई मनोरंजन के साथ हस्ताक्षर किए थे तो उसने कहा था कि वह जो भी काम करना चाहेगी उसे अपनी सहमति देनी होगी, ताकि कंपनी उसे केवल काम सौंपकर उसका शोषण न कर सके। तदनुसार उसने कंपनी को अधिक प्रतिशत हिस्सा दिया था। अब ऐसा लग रहा था कि कंपनी इस संबंध में अच्छा काम कर रही है और कोई गड़बड़ नहीं करेगी। प्रशांत और वह एक ही टीम में थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उसका शोषण नहीं करेगा। कुछ ही दिनों में तुम्हें परीक्षा के लिए वापस स्कूल जाना होगा। परीक्षा के बाद तुम्हें कलाकारों की टीम में शामिल होना होगा। प्रशांत गाड़ी चलाते हुए आने वाले कार्यक्रम के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, कुछ वीडियो साइटें तुम्हारा साक्षात्कार लेना चाहती थीं और मैंने तुम्हारे लिए 2 अच्छी साइटों की व्यवस्था की है। ठीक है, तुम्हें एक पेय पदार्थ का प्रचार करने के लिए कहा गया था और मैंने उसे मना कर दिया। कोई बात नहीं। ओह हाँ, तुम्हारी सहायक आ रही है।
अगर कोई काम आ जाए तो उसे दौड़ भाग करने देना। समझ गई। वैसे इस सहायक को बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन घर के कामों की वजह से उसे बार बार देरी हो रही थी। शुरुआत में प्रशांत अब उसे नहीं रखना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे कोई सहायक नहीं मिल सकती थी, लेकिन निशा शर्मा ने इस सहायक की रूपरेखा देखने के बाद कहा कि वह उसके लिए इंतजार कर सकती है। चूंकि निशा शर्मा ने ऐसा कहा था तो वह केवल सिर हिला सकता था। हालांकि वह थोड़ा उत्सुक भी था। निशा शर्मा को इस सहायक की इतनी परवाह क्यों थी? इस पर निशा शर्मा का जवाब ये था, वह एकदम सही है। खैर, हर किसी के अपने विचार होते हैं और प्रशांत के पास इससे सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आधे रास्ते में निशा शर्मा का दूरभाष बज उठा। ये कोई टोन थी। बेबे, मेरा भाई आ रहा है। क्या तुम्हारा काम खत्म हो गया है? हमने खत्म कर लिया है और अब हम वापस जा रहे हैं। तो सीधे यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हें जगह भेजती हूँ। ठीक है। निशा शर्मा को जगह का पता मिल गया। फिर उसने प्रशांत को मुड़ने के लिए कहा। तुम वहाँ क्यों जा रही हो? प्रशांत ने मुड़ते हुए पूछा। हालांकि निशा शर्मा छोटी थी, लेकिन वह अपनी बात पर अडिग रहने वाली थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह बहुत सक्षम थी, इसलिए प्रशांत आमतौर पर उसके मामलों में दखल नहीं देता था। बेशक वह चाहकर भी दखल नहीं दे सकता था। व्यापार की बात करने निशा शर्मा ने अपनी सीट पर पीछे झुकते हुए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रशांत हैरान था। उसने पूछा, व्यापार? हम? निशा शर्मा ने सिर हिलाया और आगे बात नहीं की। आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। बाघ को बात मनवाने के लिए उसने बहुत अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च की थी और थोड़ी थक गई थी। पीछे देखने वाले दर्पण में उसकी आंखें बंद देखकर प्रशांत केवल अपना मुंह बंद रख सका। जल्द ही गाड़ी उस जगह पहुंच गई जहां कोई टोंग थी। गाड़ी से नीचे उतरते ही निशा शर्मा ने अचानक कहीं देखा। हालांकि वह जल्दी से वापस मुड़ गई। अंदर चलो। दोनों अंदर गए और जल्द ही कुई टोंग के एकांत कमरे में पहुंच गए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर कुई टोंग थी, साथ ही एक परिपक्व आदमी भी था जो उससे कुछ साल बड़ा था। वह आदमी कुई टोंग के समान ही दिख रहा था, जो सभ्य और शालीन लग रहा था। जब उन्होंने निशा शर्मा को अंदर आते देखा तो वे दोनों तुरंत खड़े हो गए। कुई टोंग ने उत्साहपूर्वक निशा शर्मा को अपनी ओर खींचा। भैया, ये निशा शर्मा है। यह इसका प्रबंधक प्रशांत है। बेबे, यह मेरे भैया कुई चांगक्सिन हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा कुई भैया। निशा शर्मा ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। नमस्ते मिस शर्मा। कुई चांगक्सिन की मुस्कान भी बहुत दयालु थी और उन्होंने बहुत विनम्रता से उसे संबोधित किया। निशा शर्मा कुई टोंग की दोस्त थी और इस समय वह उनकी सहयोगी भी थी, इसलिए कुई चांगक्सिन का रवैया स्वाभाविक रूप से अच्छा था। दोनों पक्षों के एक दूसरे का अभिवादन करने के बाद वे बैठ गए। प्रशांत इससे थोड़ा उलझन में था, लेकिन फिर भी उसमें अपना मुंह बंद रखने की समझ थी। आखिरकार ये निशा शर्मा का काम था। बैठने के बाद कुई चांगक्सिन ने व्यंजन सूची मेन्यू सौंप दी। देखो तुम क्या खाना पसंद करोगी? निशा शर्मा ने कोई औपचारिकता नहीं दिखाए। ठीक है, आज मैं पूरे दिन थक गई हूँ। मैंने अभी अभी काम खत्म किया है और अभी तक कुछ नहीं खाया है। फिर उसने व्यंजन सूची खोली और बेतरतीब ढंग से कुछ व्यंजनों का आदेश दिया। कुई टोंग ने पूछा, तुम्हारी आज की शूटिंग कैसी रही? काफ़ी अच्छी। यह अच्छी बात है। असल में कुई टोंग और निशा शर्मा के बीच कोई विरोधी दृश्य नहीं थे। केवल कुई टोंग और डिंग मिंगफेई के ही विरोधी दृश्य थे। हालांकि दोनों लड़कियों के बीच का रिश्ता और भी गहरा होता गया। खाना जल्द ही आ गया। निशा शर्मा ने कोई संकोच नहीं किया और अपना पेट भरने लगी। निशा शर्मा को देखकर कुई चांगक्सिन के दिमाग में एक विचार आया। फिर पास ही कुई टोंग को देखकर, जो बहुत ही लालच से मांस खा रही थी, वह खुद को उत्सुक होने से नहीं रोक सका। मुझे लगा तुमने कहा था कि तुम वजन कम करने की कोशिश कर रही हो। मैं कर रही हूँ। कुई टोंग ने मांस का एक निवाला निगलने के बाद गंभीर चेहरे के साथ इसे सही ठहराया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम वजन कम कर रही हो? कुई चांगक्सिन के चेहरे पर निशब्द भाव था। आमतौर पर दोपहर के बाद वह कुछ नहीं खाती थी। ज्यादा से ज्यादा वह थोड़ी सी सब्जियां और फल खाती थी। अभी रात का समय था तो उसकी इस तरह खाने की हिम्मत कैसे हुई? बेशक कुई टोंग ने गर्व से उसकी ओर देखा। मेरे पास एक जादुई हथियार है। कुई चांगक्सिन ने निशब्द होकर अपना सिर हिलाया, लेकिन इस विषय पर आगे बात नहीं की। निशा शर्मा का खाना खत्म होने और बर्तन हटाए जाने के बाद ही उन्होंने व्यापार के बारे में बात करना शुरू किया। मैंने वह डिज़ाइन देखा जो टोंग टोंग ने मुझे भेजा था। क्या वह सच में तुम्हारी चित्रकारी थी? भैया, कुई टोंग तुरंत असंतुष्ट हो गई। बेबे ने ही इसे बनाया है। इस सवाल का क्या मतलब था? क्या उसे लगा कि निशा शर्मा उससे झूठ बोल रही थी? लेकिन निशा शर्मा को गुस्सा नहीं आया। उसने मुस्कुराकर कुई टोंग को शांत किया। फिर कुई चांगक्सिन से कहा, यह सच में मेरी चित्रकारी है, 100% मूल ओरिजिनल।
कुई चांगक्सिन ने क्षमाप्रार्थी मुस्कान दिखाई, मैंने जांच की है और चित्रकारी वास्तव में मूल है। भैया कुई टोंग का चेहरा और भी चिढ़ गया। हालांकि निशा शर्मा ने उसका हाथ थपथपाया। सहयोग के लिए यह सामान्य है। वह जानती थी कि कुई टोंग उसके लिए लड़ रही थी। हालांकि समस्या ये थी कि ये दोस्ती के बारे में बात करने का समय नहीं था। सहयोग के बारे में बात करते समय भावनाओं के बारे में बात करना एक मजाक होगा। भावनाएं भावनाएं थीं, हित हित थे। स्वाभाविक रूप से उनके बारे में अलग अलग बात करना आवश्यक था। इसके अलावा उसे नहीं लगा कि उसके और कुई चांगक्सिन के बीच बात करने के लिए कोई भावनाएं थीं। निशा शर्मा की प्रतिक्रिया ने कुई चांगक्सिन को संतुष्टि से मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। मिस शर्मा सच में एक चतुर इंसान हैं। अगर निशा शर्मा ने कुई टोंग के संरक्षण के कारण अनादर दिखाया होता तो वह हिचकिचाता। अब चूंकि निशा शर्मा इतनी स्पष्ट सोच वाली थी तो बात अलग थी। कुई टोंग ने दोनों लोगों पर नजर डाली और उदास होकर कहा, भूल जाओ, तुम सब इसमें एक साथ हो, मुझे परवाह नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को बेबसी से देखा, फिर एक साथ उसे नजरअंदाज कर दिया। कुई टोंग की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन अंत में उसने बस हुंकारा भरा और कुछ नहीं कहा। कुई चांगक्सिन ने परवाह नहीं की और सीधे निशा शर्मा की ओर देखा। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास और भी रेखाचित्र हैं। निशा शर्मा ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से कहा, सही कहा, मेरे पास अभी भी काफ़ी सारे रेखाचित्र हैं। उनकी गुणवत्ता लगभग एक जैसी ही होनी चाहिए। कुई चांगक्सिन थोड़ा हैरान था। क्या मिस शर्मा ने पहले कभी आभूषणों की रूपरेखा, ज्वेलरी डिज़ाइन बनाने का अध्ययन किया है? मैं पहले अंतर्जाल ऑनलाइन पर पढ़ाई कर रही थी। निशा शर्मा के भाव नहीं बदले। वह उन्हें सच नहीं बता सकती थी और यह नहीं कह सकती थी कि यह उसके पिछले जन्म का अनुभव था। क्या वह ऐसा कह सकती थी? अपने पहले जन्म में, क्योंकि उसके सितारा बनने के सफ़र में बहुत मुश्किलें आई थीं, इसलिए उसने कई तरह के अलग अलग ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर दिया था। ये कहा जा सकता था कि उसे बहुमुखी प्रतिभा वाली माना जाता था, हालांकि वह किसी एक विषय में विशेषज्ञ नहीं थी। आभूषणों की रूपरेखा की प्रेरणा उसे अपने दूसरे जन्म के अनुभव से मिली थी। अपने दूसरे जन्म में उसके पास बहुत सारे आभूषण थे और उनकी रूपरेखा यहाँ के आभूषणों से बहुत अलग थी। इन 2 जन्मों के अपने अनुभव के कारण उसने कई अलग अलग तरह के आभूषण देखे थे। उसने उनके सार को ग्रहण करने और अपनी खुद की समझ और शैली को जोड़ने के बाद इन डिज़ाइनों को तैयार किया था। निशा शर्मा के जवाब ने कुई चांगक्सिन को प्रशंसा से भर दिया। मुझे पता था तुमने पक्का इसे सीखा होगा, लेकिन तुमने इसे सिर्फ अंतर्जाल पर सीखा। जिन लोगों ने आभूषणों की रूपरेखा बनाना नहीं सीखा है, वे इस स्तर पर यह काम नहीं कर सकते। आभूषणों में विभिन्न प्रकार की सामग्री होती है और हर सामग्री के लिए सब कुछ हमेशा अलग होता है। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा, जो इतनी छोटी थी, में इतनी क्षमता होगी। इसके अलावा उसने किसी व्यवस्थित तरीके से नहीं सीखा था, केवल अंतर्जाल पर सीखा था। वह सच में बहुत मेधावी थी। एक तरफ प्रशांत का मुंह हिला, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह हैरान था कि निशा शर्मा आभूषणों की रूपरेखा बनाना जानती थी। उसके पास ऐसे कितने और कौशल थे जिनके बारे में वह नहीं जानता था। निशा शर्मा जैसे अद्भुत लोग, भले ही वे मनोरंजन उद्योग में प्रवेश न करते, फिर भी अन्य उद्योगों में सफल हो जाते। प्रशांत ने अपने दिमाग में ही खुद को एक थप्पड़ जड़ लिया। अगर निशा शर्मा इतनी शानदार थी तो उसे मनोरंजन उद्योग में चमकना चाहिए और अपनी सुंदरता और प्रतिभा के साथ न्याय करना चाहिए। निशा शर्मा को नहीं पता था कि प्रशांत के दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। उसने सिर हिलाया और मुस्कुराई, मैंने थोड़ा बहुत सीखा है, लेकिन मैं कोई पेशेवर नहीं हूँ। मेरा काम अन्य रचनाकारों, डिज़ाइनरों जितना अधिक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कुई चांगक्सिन ने अपना सिर हिलाया। तुम इस तरह भी बहुत अच्छी हो। अगर वह आभूषणों का एक भी शानदार सेट बना सकती थी तो इतना ही काफ़ी था। उन्हें गुणवत्ता चाहिए थी, मात्रा नहीं। मुद्दे पर आने से पहले उन दोनों ने कुछ देर तक एक दूसरे की तारीफें की। मिस शर्मा की क्या योजनाएं हैं? मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। निशा शर्मा भी बहुत स्पष्टवादी थी। हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? निशा शर्मा हल्की सी मुस्कुराए और उसने अपना इरादा जाहिर किया। मैं आपको हर महीने कम से कम 2 डिज़ाइनों के रेखाचित्र दूंगी। कुई चांगक्सिन ने अपनी बाहें उठाईं और पूछा, तो तुम क्या चाहती हो? आप बाजार मूल्य के आधार पर मेरे रेखाचित्र खरीद सकते हैं। कुई चांगक्सिन और भी उलझन में पड़ गया। बस इतना ही। उसे लगा कि निशा शर्मा के दिमाग में कुछ और था। ये तो निश्चित रूप से केवल प्रारंभिक सहयोग है। निशा शर्मा ने पानी का एक घूंट लिया। जहां तक बीच के और बाद के सहयोग की बात है, हमें इसके बारे में बाद में बात करने का इंतजार करना होगा। आप आश्वस्त रह सकते हैं कि यह आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद होगा। कुई चांगक्सिन उलझन में था। बीच के और बाद के चरण का सहयोग। आखिरकार हम पहली बार सहयोग कर रहे हैं। ये दूसरे पक्ष के रवैये पर भी निर्भर करता है, निशा शर्मा ने बेबाकी से कहा।
मैं सहयोग करने के लिए किसी और को भी ढूंढ सकती थी, लेकिन आपकी कंपनी इस समय सबसे अच्छी है। कुई चांगक्सिन की नज़रें थोड़ी धुंधली हो गईं। क्या तुम्हें इतनी बेबाकी से बातें कहने की आदत है? क्या ये बुरा है? निशा शर्मा मुस्कुराए, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। कुई चांगक्सिन ने एक पल के लिए विचार किया, फिर अंततः सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। उनकी बातों ने प्रशांत और कुई टोन को उलझन में डाल दिया। यहाँ आखिर चल क्या रहा था? कुई चांगक्सिन के साथ सहयोग के बारे में चर्चा के बाद हर कोई वहां से चला गया। कुई टोंग, निशा शर्मा और प्रशांत के पीछे पीछे होटल वापस आ गई, जबकि कुई चांगक्सिन गाड़ी लेकर चले गए। होटल वापस आकर निशा शर्मा ने अपना श्रृंगार हटाया और नहा ली। अपना दूरभाष निकालकर और उसे देखकर उसने एक नंबर मिलाया। बेबे। दूसरी तरफ से कियाओ यानजुए की आकर्षक आवाज आई। वहां का शोर सुनकर निशा शर्मा ने पूछा, तुम अभी तक वापस नहीं गए? लगभग। कियाओ यानजुए मुस्कुराए। तुम्हारा दिन कैसा रहा? यह अच्छा रहा, निशा शर्मा धीरे से हंसी। तुम्हारा क्या? मेरा भी अच्छा रहा। कियाओ यानजुए भी मुस्कुराए। मेरा यहाँ लगभग काम हो गया है, फिर मैं कुछ दिनों में जी सिटी वापस आ जाऊंगा। कुछ ही दिनों में मेरे दृश्य खत्म हो जाएंगे और मुझे अपनी परीक्षाओं के लिए वापस जाना होगा। उन दोनों ने अपनी हाल की स्थितियों के बारे में बात की और फिर कियाओ यानजुए ने विषय बदल दिया। तुम आज कुई टोंग के साथ रात का खाना खा रही हो? खैर, कुई टोंग के बड़े भाई भी हैं। निशा शर्मा ने एक भौं उठाते हुए ईमानदारी से जवाब दिया। क्या तुमने खबर देखी? कियाओ यानजुए ये स्वीकार करने से पहले एक पल के लिए संदेहास्पद रूप से चुप रहे। मैंने अभी देखी। आज हम चारों ने एक साथ रात का खाना खाया। मैं, प्रशांत भैया, कुई टोंग और उसके बड़े भाई। ओह! कियाओ यानजुए ने खनखारा और कुछ कहने ही वाले थे कि उनके बगल से एक आवाज़ आई। यानजुए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। निशा शर्मा के कान तेज थे और उसने तुरंत आवाज़ के मालिक को पहचान लिया। ली वे युन। वह वहाँ क्यों थी? कियाओ यानजुए ने भी त्योरियां चढ़ाईं। मैं बेबे से बात कर रहा हूँ। ये शब्द सुनकर ली वे युन की मुस्कान जम गई। जुए भैया, ये कौन है? निशा शर्मा ने उत्सुक होने का नाटक किया। ये ली वे युन है, वह भी यही है और हम बस यूं ही टकरा गए, कियाओ यानजुए ने समझाया। ओह! निशा शर्मा की आवाज़ अनजाने में ही थोड़ी रूखी हो गई। कितना बड़ा इत्तेफाक है। मुझे भी नहीं लगा था कि यह इतना बड़ा इत्तेफाक होगा, कियाओ यानजुए ने गंभीरता से समझाया। लेकिन हमारे व्यापार वास्तव में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। हम बस यूं ही टकरा गए। एक तरफ ली वे युन खुद को अपना होंठ काटने से नहीं रोक पाए, उसकी पहले की खुशी अचानक छूमंतर हो गई। कियाओ यानजुए के शब्द बहुत ही आहत करने वाले थे। उनके चेहरे की कोमलता को देखकर उसका दिल और भी ज्यादा दुखने लगा। ओह, समझ गई, निशा शर्मा ने सिर हिलाया। क्या तुमने खाना खा लिया है? हाँ, खा लिया। क्या तुमने शराब पी है? नहीं, मैंने उन्हें बता दिया कि मुझे शराब से एलर्जी परेशानी है। कियाओ यानजुए धीरे से हंसे। उनकी हैसियत के साथ, जब तक वे शराब नहीं पीना चाहते थे, कोई भी उन्हें इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता था। ली वे युन का चेहरा और भी उतर गया। कियाओ यानजुए को शराब से एलर्जी कहाँ से हो गई? वे तो बहुत शराब पी सकते थे। हालांकि उन्होंने शराब नहीं पी, जो स्पष्ट रूप से निशा शर्मा की खातिर था। ये सोचकर ली वे युन को लगा जैसे उसके दिल को किसी ने कसकर जकड़ लिया हो। बेहतर है कि तुम शराब न पियो, निशा शर्मा ने धीरे से हुंकारा भरा। जब कोई शराब पीता है तो दुर्घटनाएं होने की संभावना ज्यादा होती है। शराब अच्छी चीज नहीं थी। इसके अलावा ली वे युन अभी भी आसपास ही थी। अगर वे नशे में धुत हो गए और अपना शील खो बैठे तो ये बहुत घिनौना होगा। चिंता मत करो, मैं शराब नहीं पीता, कियाओ यानजुए ने उसे आश्वस्त किया। खैर, यह अच्छी बात है कि तुम अच्छे से व्यवहार कर रहे हो। निशा शर्मा ने सिर हिलाया और उनसे आग्रह किया, वापस जाओ और आराम करो, लगभग 10 बजने वाले हैं। ठीक है, मैं अभी वापस जाता हूँ, कियाओ यानजुए ने वादा किया। कियाओ यानजुए के दूरभाष रखने से पहले उन दोनों ने कुछ देर और बात की। दूरभाष रखने के बाद ही कियाओ यानजुए ने ली वे युन की ओर देखा। तुम अभी तक गई नहीं। इन शब्दों ने उसे एक और घातक झटका दिया और वह एक पल के लिए पीली पड़ गई, लेकिन फिर उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपने होठों के कोनों को खींचा। मैं भी जाने के लिए तैयार हूँ। तो फिर मैं पहले वापस जाता हूँ। कियाओ यानजुए ने उसकी तरफ सिर हिलाया और मुड़ गए, जाने के लिए तैयार। ली वे युन का मुंह हिला, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाए।